जय हिंद साथियों। तो स्वागत है एक बार फिर से जनरल अवेयरनेस के इस नए क्लास में। दोस्तों आपको पता होगा कि इस क्लास में हम इंडियन नेवी एसएसआर और इंडियन नेवी एमआर के जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आपको पता होगा कि नेवी एसएसआर और नेवी एमआर के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों अगर आपका ये डाउट है कि ये क्लास नेवी एसएसआर के लिए है या फिर नेवी एमआर के लिए है, तो दोस्तों आपको बता दें कि नेवी एसएसआर और नेवी एमआर दोनों में जनरल अवेयरनेस का सिलेबस सेम होता है। तो अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता है तो वो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप ये डाउट बिल्कुल भी ना बनाइए कि ये क्लास एसएसआर के लिए है या फिर एमआर के लिए है। ये क्लास दोनों कैंडिडेट के लिए है। एसएसआर एंड एमआर दोनों के कैंडिडेट इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमसे जितना हो सकेगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो दोस्तों आपका एक ही कॉस्ट रहेगा कि आप इसे लाइक कर दीजिए, और लाइक करने में आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, अर्थात महाराष्ट्र में दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर दिया हुआ है SO2, NO2, SO2 एंड NO2, उसके बाद नन। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो SO2 में लगा के चले आते हैं, किंतु दोस्तों आपको सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2 एंड NO2। तो अम्लीय वर्षा SO2 एंड NO2 दोनों के कारण होती है। चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में मुद्रा प्रणाली कब स्टार्ट की गई। इसका राइट आंसर बताएंगे। भारत में मुद्रा प्रणाली कब स्टार्ट की गई, यहाँ पर पूछ रहा है कब से शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी, अर्थात 1957 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता और दोनों। तो स्विट्जरलैंड में दोनों नागरिकता दी जाती है, अर्थात दोनों नागरिकता का प्रावधान है। किंतु यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे इंडिया में, हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन कवर किए हैं, तो जिन्हें भी हिंदी नहीं समझ में आती वो इंग्लिश में अपना क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243, अर्थात आर्टिकल 243 के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। बाकी दोस्तों पंचायती राज की व्यवस्था किस संविधान से ली गई थी, अर्थात किस देश के संविधान से ली गई थी, वो हमें बताएंगे। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आयरलैंड से लिया गया था। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज की व्यवस्था हमारे संविधान में किस देश से लिया गया था। तो ये आयरलैंड से लिया गया था। जैसे दोस्तों संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया था, तो उसी तरीके से पंचायती राज का प्रणाली जो है वो यहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुद्रेमुख जगह ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन के लिए, लोहा के लिए कुद्रेमुख फेमस है। बाकी दोस्तों अभ्रक के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेल्लोर। और दोस्तों नेल्लोर जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभ्रक के लिए फेमस जगह नेल्लोर है, ये जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता नहीं सुनी जा सकती। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने हर्ट्ज से ज्यादा व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 हर्ट्ज से ज्यादा ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता। एक सामान्य मनुष्य इससे ज्यादा की ध्वनि नहीं सुन सकता। और दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ध्वनि कौन सी तरंगे होती है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर सद्भावना दिवस बहुत ही कम लोगों को पता होता है, तो ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। बाकी दोस्तों 12 अगस्त को आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है। यहाँ पर आंसर दिया हुआ सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा, मानसूनी वर्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य वर्षा, अर्थात विषुवतीय क्षेत्रों में यहाँ पर सामान्य वर्षा होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो देखिए दोस्तों ये जो स्थित है ये लखनऊ में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर वन आपको पता होगा कि देहरादून में स्थित है वन संस्थान। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईवीएस किस देश का राष्ट्रीय पशु है, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं उससे पशु पूछ लिया जाता है, उनका राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाता है, तो सारे क्वेश्चन आप कवर करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान का राष्ट्रीय पशु जो है वो आईवीएस है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। तो 1948 ईस्वी में प्रथम जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की गई थी, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिस पर महाभियोग चलाया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता होगा कि महाभियोग अभी राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, किंतु यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पहले गवर्नर जनरल कौन से थे जिन पर महाभियोग लगाया गया था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अंग्रेजों के समय की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, इसका राइट आंसर बताएंगे कि राज्यसभा में पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मई 1952। तो 13 मई 1952 ईस्वी में राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हेमावती नदी किस नदी की सहायक नदी है, इसका राइट आंसर बताएंगे कि हेमावती किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कावेरी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप हमें बताएंगे कि कृष्णा की सहायक नदी क्या है। तो दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी जो है वो तुंगभद्रा है, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएंगे कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इसका राइट आंसर बताएंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। और आपको पता होगा कि प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 13 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बी.एस. सिन्हा जो है इसके लेखक हैं। किसके लेखक हैं? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है बी.एस. सिन्हा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जादू टोना से संबंधित वेद है, इसका राइट आंसर बताएंगे। दोस्तों वेदों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर बताएंगे कि जादू टोना से संबंधित वेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अर्थवेद। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था, इसका राइट आंसर बताएंगे। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रिपन जो है वो हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन है, इसका राइट आंसर बताएंगे कि प्रथम मुस्लिम महिला जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरीन इबादी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है, इसका राइट आंसर बताएंगे। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात हिंडोनबर्ग रेखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टमाटर का लाल रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है, इसका राइट आंसर बताएंगे। टमाटर का लाल रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है। तो दोस्तों लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल रंग का होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, इसका राइट आंसर बताएंगे। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों हाजी बेगम ने करवाया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कालिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है, यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएंगे कालिंग साहित्य पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात श्रीनिवास उद्गाना को मिला है कालिंग साहित्य पुरस्कार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने आज 25 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे भी आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।